मणिपुर के मूल निवासी हैं मैती आदिवासी। स्वतंत्रता के पहले मणिपुर के राजाओं के बीच में आपस में जमकर युद्ध होते थे। अनेक कमज़ोर मैती राजाओं ने युद्ध में अपनी सेना में पड़ोसी देश म्यांमार से बड़ी संख्या में कुकी और रोहिंग्या हमलावरों को भारत में बुलाया और विदेशी रोहिंग्या तथा कुकी ने मिलकर आपस में युद्ध किए। लेकिन धीरे धीरे कुकी हमलावरों ने मणिपुर में अपना निवास बनाना शुरू कर दिया और परिवार बढ़ाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते बाहर से आए कुकी समुदाय की जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी। बेहद आक्रामक लड़ाकू और हमलावर कुकियों ने मणिपुर की ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया और मैती आदिवासियों को वहां से भगा दिया। मैती आदिवासी पहाड़ियों से भागकर मणिपुर के मैदानी इलाकों में आकर रहने लगे। विदेशी कुकी और रोहिंग्यों ने मणिपुर की ऊंची पहाड़ियों पर अफीम की खेती आरंभ कर दी। मणिपुर की सीमा चीन और म्यांमार दोनों देशों से लगती है। चीन ने मणिपुर पर नजरें डालना शुरू किया और भारत विरोधी दलों को सहायता देना शुरू किया। पाकिस्तान ने भी म्यांमार के रोहिंग्यों के माध्यम से मणिपुर में घुसपैठ शुरू कर दी और बड़ी संख्या में रोहिंग्यों को मणिपुर में धकेल दिया गया। लेकिन मणिपुर में सबसे बड़ा षड्यंत्र रचा क्रिश्चियन मिशनरीज ने। मिशनरी ने मणिपुर के पिछड़े आदिवासियों में 2000 से अधिक चर्च बनाए और क्रिश्चियन मिशनरीज ने बेहद तेज़ी से धर्म परिवर्तन शुरू कर दिया, जिसमें सबसे ज़्यादा यहाँ के मूल निवासी मैती आदिवासियों का धर्म परिवर्तन कर ईसाई बना दिया गया। मणिपुर में निरंतर हिंसा हो रही थी। वर्ष 1981 में भीषण हिंसा हुई, तब श्रीमती इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री थी। उस समय की हिंसा में जब 10,000 से अधिक मैती आदिवासी मारे गए, उसके बाद इंदिरा गांधी जाग गईं और उनके निर्देश पर वहां सेना को भेजा गया तथा शांति कार्रवाई की गई। शांति समझौते में ऐसा निर्णय हुआ कि मैती मैदान में रहेंगे और कुकी ऊपर पहाड़ियों पर रहेंगे। इस कारण शांति बनी, लेकिन इसमें मूल निवासी मैती समुदाय का बहुत नुकसान हो गया। धीरे धीरे कुकी, रोहिंग्यों और नागा साधुओं ने मणिपुर की ऊंची पहाड़ियों पर अफीम की अंधाधुंध खेती शुरू कर दी। हजारों एकड़ खेत में अफीम की खेती शुरू हो गई, जिससे खरबों रुपये का नशीले पदार्थों का व्यापार होने लगा। इस कारण नशीले पदार्थ का माफिया और आतंकवादी संगठन का एक देश विरोधी गठजोड़ सक्रिय हो गया तथा वहां पर जमकर हथियारों की आपूर्ति कर दी गई ताकि पुलिस और सेना से मुकाबला कर सके। वर्ष 2008 में एक बार फिर जोरदार गृह युद्ध शुरू हो गया। तब सोनिया गांधी के निर्देश पर प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने कुकी तथा धर्म परिवर्तन ईसाई के साथ मिलकर मैती आदिवासियों के साथ एक समझौता किया और मणिपुर की ऊंची पहाड़ियों पर अफीम की खेती को अधिकृत मान्यता देकर पुलिस कार्रवाई न करने का आश्वासन दिया। इसके बाद देश में तेजी से नशीले पदार्थों को भेजा जाने लगा। मणिपुर नशीले पदार्थों का गोल्डन ट्रायंगल बन गया। चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और म्यांमार का गठजोड़ बनाकर वहां तेजी से आर्थिक मदद देकर मणिपुर से उगाई गई अफीम को भारत के अन्य राज्यों में भेजकर, जैसे पंजाब आदि राज्यों को नशीले बनाना शुरू कर दिया गया। लेकिन वर्ष 2014 में दिल्ली में केंद्र सरकार बदली। अब केंद्र सरकार की नज़रें पूरे भारत पर थी। जहाँ जहाँ धर्म परिवर्तन हो रहे थे और खतरे दिखाई दे रहे थे, जो राज्य भारत से अलग होने की फिराक में लगे हुए थे, केंद्र सरकार ने उन राज्यों को पहचान कर उन क्षेत्रों में धीरे धीरे कार्रवाई शुरू कर दी। असम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार ने गोपनीय तरीके से काम करना शुरू कर दिया। जम्मू कश्मीर और असम में सफलता मिल गई। मणिपुर में वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पहली बार सफलता मिली और कांग्रेस से बीजेपी में आए वीरेंद्र सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बना दिया। मैती समाज के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह 30 वर्षों से मणिपुर के राजनीति कर रहे थे और उन्हें मणिपुर की मूल समस्या मालूम थी। वीरेंद्र सिंह खुद ही मैती समाज से आते हैं, जो कि आदिवासी संकट को अच्छी तरह से समझते थे। केंद्र सरकार ने वीरेंद्र सिंह को अफीम की खेती नष्ट करने
के निर्देश दिए, जिसके बाद मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह ने अफीम की खेती पर जोरदार हमला बोल दिया और हजारों एकड़ खेती में लगे अफीम के पौधों को नष्ट कर दिया। इससे कुकी और क्रिश्चियन मिशनरी रोहिंग्या के साथ में चीन तथा पाकिस्तान में जबरदस्त खलबली मच गई। उनका नशे का कारोबार, उसमें हुई अकूत कमाई से हो रही आतंकवादी फंडिंग को भी बुरी तरह चोट पहुंची है। इसलिए वे लोग किसी भी तरह से मणिपुर में अफीम की खेती दोबारा आरंभ करना चाहते हैं। आज़ादी के पहले से ही मैती समाज को आदिवासी समाज का दर्जा हासिल था और वह एसटी वर्ग में आते थे, लेकिन आज़ादी के बाद चीन की चमची तत्कालीन केंद्र सरकार ने मैती समाज को एसटी वर्ग से निकाल लिया और क्रिश्चियन मिशनरी तथा कुकी समुदाय को एसटी बना दिया। इस बात से मैती बेहद नाराज हो गए और निरंतर आक्रोश प्रदर्शन करने लगे। इसके कारण भी मणिपुर में बार बार हिंसा हो रही थी। मैती समाज ने वर्ष 2010 में हाई कोर्ट में याचिका दायर कर स्वयं को एसटी वर्ग में शामिल करने की मांग की। वर्ष 2023 में हाई कोर्ट ने मैती समाज के दावे को मंजूर किया और मैती समाज को दोबारा आदिवासी वर्ग में शामिल करने के आदेश जारी किए। चूँकि क्रिश्चियन और कुकी हमलावर अफीम की खेती बंद करने से तथा मिशनरीज के धर्म प्रसार को रोके जाने से पहले से ही नाराज थे, उन्होंने हाई कोर्ट के आदेश का पूरा फायदा उठाया और मणिपुर में हिंसा फैला दी और वहां आग लगा दी। आज मणिपुर में जो हिंसा दिखाई दे रही है वह इन्हीं का कारण है। इस उग्र हिंसा में मैती समाज ने क्रिश्चियन मिशनरीज के लगभग 300 चर्च भी तोड़कर नष्ट कर दिए। क्रिश्चियन मिशनरी पर हमले हो रहे हैं और बाहर से आकर बसे कुकियों को भगाया जा रहा है। आज जो कुछ भी मणिपुर में हो रहा है वह भारत के भविष्य के लिए कैसा है यह तो समय बताएगा, लेकिन मणिपुर जल्द ही एक नया देश बनने की राह पर था। अगर 2014 में सरकार नहीं बनती और केंद्र सरकार की पैनी निगाह नहीं पड़ती तो चीन धीरे धीरे मणिपुर पर कब्जा कर लेता, लेकिन बेहद ही चालाकी से केंद्र सरकार ने मणिपुर में मूल निवासी मैतियों को उनका अधिकार दिलाना शुरू किया। धर्म परिवर्तन पर ईसाई मिशनरियों पर शिकंजा कसा और अफीम की खेती के खतरनाक गठजोड़ पर हमला बोला। मणिपुर में उग्रवादियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर शनिवार को हजारों लोगों ने विशाल शांति रैली निकाली। मणिपुर सरकार ने शनिवार को राज्य में म्यांमार से आए लोगों का बायोमेट्रिक डेटा लेना शुरू कर दिया। इसका मकसद मणिपुर में अवैध रूप से रह रहे म्यांमार के नागरिकों की पहचान करना है। यह काम सितंबर 2023 से पूरा करने को कहा गया है। ये काम पहले भी चल रहा था, लेकिन राज्य में हिंसा के चलते बंद कर दिया गया था। कुकी और मैती समुदाय के बीच 3 मई से जारी हिंसा में लगभग 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 5,995 मामले दर्ज किए गए हैं। 6,000 से ज़्यादा लोग हिरासत में हैं। आगजनी की 5,000 से ज़्यादा घटनाएं हुई है। करीब 60,000 लोग बेघर हो गए हैं। राज्य की हिंसा रोकने के लिए सरकार अब घुसपैठियों की पहचान कर रही है।